सन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आइए आज हम लोग आधुनिक भारत के सीरीज को जो हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम लोग विश्व इतिहास पढ़ेंगे और विश्व इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। परीक्षाओं में अधिकांश से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षार्थियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत थोड़ा घुमावदार सब क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन से देश कब किस में मिल गए, किस देश की हार हुई, कौन सा देश इसमें जीता, इसका तत्कालिक कारण क्या है, ऐसे सब फैक्ट को जानेंगे। और आज जो हम लोग प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे बहुत एक तरह से कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे और आपके दिमाग में हम लोग छापने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप बिल्कुल इस क्लास को अच्छे से देखें और एक इसके पढ़ने के बाद आप निश्चित ही कॉन्फिडेंस फील करेंगे कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हमने पढ़ा, कैसे एक एनसीईआरटी के चैप्टर को हमने एक शॉर्ट वीडियो में लगभग 30 से 35 मिनट के आसपास जो भी वीडियो बनेगा उसमें आप लोग एक पूरी पैकेज को इसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध, युद्ध क्या है आप जानते हैं, जब दो गुट के बीच शारीरिक या मानसिक रूप से किसी दोष के कारण, किसी क्रूरता के कारण, किसी मतभेद के कारण आपस में विवाद हो, उसको युद्ध कहते हैं। और विश्व युद्ध क्या होता है, जब बहुत सारे देश एक युद्ध में भाग ले किसी पक्ष पर और किसी विपक्ष पर समर्थन करके, तो उस प्रकार के युद्ध को कहा जाता है विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा गया, क्योंकि ऐसा घटना विश्व में पहली बार हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रथम विश्व युद्ध। अब इस युद्ध को थोड़ा विस्तार से समझते हैं और थोड़ा आराम से समझते हैं और आपके दिमाग पे हम सेट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध, ये घटना होता कब है इसको समझते हैं। 28 जुलाई 1914 को यह युद्ध प्रारंभ होता है और 11 नवंबर 1918 को यह युद्ध समाप्त होता है। याद रखेंगे, 28 जुलाई 1914 और 11 नवंबर 1918 तक यह युद्ध चलता है। अब इस युद्ध में हुआ क्या था इसको समझते हैं। लगभग 37 देश इस युद्ध में भाग लिए थे। याद रखेंगे, लगभग 37 कंट्रीज इस युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे। 37 कैसे याद रखना है, यहाँ से ट्रिक बना लेना है, 4 में 1 गया 3 और यहाँ आपका 8 में 1 गया 7, तो 37 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे और 37 देशों ने इस पर भाग लिया था। तो याद रखें, कई जगह पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था, 37 देशों ने। और ये युद्ध इतना बड़ा हुआ था, इतना बड़ा हंगामा पूरे विश्व में हो गया कि लगभग इसमें 1 करोड़ 70 लाख जनता आदमी का मृत्यु हुआ, नरसंहार हुआ। उसमें से 1 करोड़ 70 लाख में से 1 करोड़ 10 लाख सिर्फ सैनिक का नरसंहार हुआ, सैनिक लोग मारे गए पूरे विश्व में, और 60 लाख आम जनता मारे गए। बताइए, 60 लाख आम जनता, 1 करोड़ 10 लाख सैनिक मारे गए, ऐसा बड़ा युद्ध हुआ था। इसलिए इस युद्ध को ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है, वैश्विक युद्ध भी कहा जाता है। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध जो है एक तरह से पूरे विश्व को झकझोर करके रख दिया और ये काफ़ी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब थोड़ा इस युद्ध को पढ़ने के पहले थोड़ा भूमिका जानते हैं। ये युद्ध हुआ कहाँ था आप जानते हैं, ये युद्ध 3 जगह पे लड़ा गया था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। सबसे पहले यूरोप याद रखेंगे, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ये 3 महादेश में इस युद्ध को लड़ा गया था। अब ये युद्ध में होता कैसे, देखिए, जब भी कहीं युद्ध होता है, जैसे आप लोग आपस में भी कहीं देखते होंगे, पड़ोसी या फिर कहीं दोस्त या फिर कहीं राजनीति में अगर कहीं जहाँ मनमुटाव होता है किसी समाज में, तो क्या होता है, कुछ न कारण गुटबाजी होता है। याद रखेंगे, जब भी एक बड़ा युद्ध होता है तो उसका मूलतः कारण जो होता है गुटबाजी। जब कई देश मिलकर आपस में एक संधि करने लगते हैं, गुटबाजी करने लगते हैं, इससे क्या होता है, दूसरे देश का जो होता है आंख चमक जाता है कि ये लोग आपस में क्यों मिल रहा है, आपस में क्यों क्या संधि हो रहा है। तो इस प्रकार के भावना जो है एक देश के दूसरे देश के प्रति द्वेष का भावना जगाता है, क्रूरता का भावना जगाता है, मतभेद का भावना जगाता है। और यही जब एक वृक्ष का रूप ले लेता है, पनप जाता है, उस तब जाके एक बड़ा युद्ध का रूप लेके वो उभरता है और प्रकट होता है। तो इस प्रकार जो है प्रथम विश्व युद्ध का जो होने के जो कारण है, काफ़ी गुटबाजी हुए थे। अब थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं, होता क्या है इसको समझते हैं। आप जानते हैं कि यूरोप में क्या हुआ था, बहुत सारे देश आपस में गुटबाजी कर रहे थे। सबसे पहला गुट, इसको समझते हैं, 1882 में त्रिगुट, ट्राइपोल अलायंस, जिसमें 3 देश जो हैं मिलकर भाग लेते हैं, एक तरह से गुटबाजी करते हैं, संधि करते हैं।
उसमें देश आते हैं जर्मनी एक, ऑस्ट्रिया हंगरी एक हो गया, और इटली। देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी इसलिए एक हो गया क्योंकि ऑस्ट्रिया और हंगरी का दोनों देशों का जो राज्यादेश था वो दोनों एक ही कानून से चलता था। इसलिए यहाँ पर जब जब हम ऑस्ट्रिया बोलेंगे तो आपको ऑस्ट्रिया का हंगरी भी समझना है, इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी को एक समझना है। तो याद रखेंगे जर्मनी एक, ऑस्ट्रिया हंगरी एक हो गया, और इटली। ये तीन देश के बीच एक संधि होता है, उसको बोलते हैं त्रिकूट। ये त्रिकूटीय क्या है, तो आपको कोई पूछेगा त्रिकूट में कितने देश हैं? 3 देश। कौन कौन सा? जर्मनी फर्स्ट नंबर पे, ऑस्ट्रिया हंगरी सेकंड नंबर पे, तीसरा में इटली। याद रखेंगे। और ये संधि कब होता है इसको समझते हैं। ये 1882 में एक गुट बनता है, त्रिगुट बनता है। इसको बनाने वाला कौन है? बिस्मार्क। याद रखेंगे। जर्मन के चांसलर, आप लोग पढ़े होंगे यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर में, जर्मन के जो चांसलर थे, जर्मन चांसलर, उसका नाम था बिस्मार्क, जो कि जर्मनी के एकीकरण में काफ़ी योगदान निभाए हैं। तो जर्मन के जो चांसलर थे बिस्मार्क, इन्होंने त्रिगुट बनाया, और किसके खिलाफ बनाया? फ्रांस के खिलाफ बनाया। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिगुट की संधि क्यों हुई थी? फ्रांस के खिलाफ। बिस्मार्क को फ्रांस से विरोध था, इसलिए उन्होंने त्रिगुट संधि बनाई थी, और त्रिगुट में 3 देशों का पार्टिसिपेट था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली। यहां से आपका पहला फैक्ट हो गया। धीरे धीरे इसको समझेंगे आराम से। अब हम देखते हैं छोटा सा कारण। देखिए सबसे पहले हम यहां पे लिखे हैं सर्बिया वर्सेस ऑस्ट्रिया। यही 2 देश है जो बड़े युद्ध को, इतने बड़े युद्ध को अंजाम दे दिए। छोटा सा देश सर्बिया और ऑस्ट्रिया, कहाँ ये छोटा सा देश और सारे विश्व के 37 देशों को ये आपस में भिड़ा दिए। इसलिए कहा जाता है किसी के कहने पर या किसी के कारण हमको विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर इसी को दिक्कत है। सबको दिक्कत हो गया, पूरे विश्व को दिक्कत हो गया, यहाँ तक भारत को भी दिक्कत हो गया। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे इसका जो कारण है, यहाँ फैक्ट हम लिखे हैं। सबसे जो मेन कारण है इसका, संपूर्ण यूरोप का गुटों में बंटना, कटुता एवं द्वेष। संपूर्ण यूरोप, जितने भी यूरोप थे, छोटे छोटे गुट में वो बट रहे थे। कोई ट्राइपोल की संधि कर लिया, कोई त्रिदेशीय संधि बना लिया, कोई अपना एक अलग गुट बना लिया। 3-3 देश, 4-4 देश मिलकर एक गुट का निर्माण कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, आपस के जो दूसरे देश थे इसमें एक कटुता, एक तरह से द्वेष का भावना पनपने लगा। इससे ये हुआ कि लगता है ये लोग ना हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहा है, ऐसा भावना जगने लगा। देखिए हम प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाने के पहले आपको थोड़ा कहानी की तरह समझाना चाहते हैं। इससे क्या होगा, आप एग्जाम में अच्छा फैक्ट लिख पाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझें आप। तो सबसे पहला कारण है क्या, संपूर्ण यूरोप का गुटों में बंटना और कटुता एवं द्वेष का आपस में फैलना धीरे धीरे, यही सबसे पहला कारण है। दूसरा क्या होता है, इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। 1904 का एक कांड हमको याद रखना है। 1904 हम यहाँ लिख दिए हैं। 1904 में क्या होता है, ऑस्ट्रिया जैसा एक छोटा सा देश तुर्की पर अधिकार कर लेता है। तुर्की भी एक देश का नाम है, यूरोपीय देश का नाम है, यूरोप का मरीज भी कहा जाता है तुर्की को। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रिया जो है तुर्की पर अपना एक अधिकार कर लेता है। इससे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया का लोभ बढ़ते गया धीरे धीरे। अधिकार का मतलब होता है एक तरह से अपना उपनिवेश कायम रख लेना, अपना साम्राज्य स्थापित करना। इस प्रकार की व्यवस्था को साम्राज्य भी कहते हैं, उपनिवेश भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रिया क्या किया, तुर्की पर अपना अधिकार कर लिया। धीरे धीरे ऑस्ट्रिया का जो स्वभाव था लालच वाला था, लालची था। ये धीरे धीरे सोचा कि हम जो है अब सर्बिया पर भी अटैक कर लेंगे, और सर्बिया के क्षेत्र को, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र को ये लेना चाहता था, अपना उपनिवेश बनाना चाहता था। याद रखेंगे, यहाँ से फैक्ट स्टार्ट हो गया आपको समझाने के लिए। ऑस्ट्रिया जो है धीरे धीरे सर्बिया पर अटैक करने लगा और उसके कुछ क्षेत्र को लेना चाहता था, और वहाँ के क्षेत्र पर रूस का थोड़ा कब्जा था, और रूस जो है डायरेक्टली जो है सर्बिया के सपोर्ट में था। याद रखेंगे, यहीं से कहानी स्टार्ट होता है। रूस जो है हमेशा फेवर करता था, सपोर्ट करता था सर्बिया को। ऑस्ट्रिया जब 1904 में तुर्की पर अधिकार कर लेता है, तुर्की पर जब विजय प्राप्त कर लेता है, तुर्की को अपने अधीन कर लेता है, तो ऑस्ट्रिया धीरे धीरे चाहता है कि हम सर्बिया के क्षेत्र को भी अपने अधीन कर लें। इससे क्या हुआ, रूस में थोड़ा खलबली मच गया, और रूस का भरपूर सपोर्ट मिला किसको, सर्बिया को। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो अधिकार करने का जो भावना था ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर, धीरे धीरे छोड़ दिया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया, क्योंकि बीच में रूस आ चुके थे। लेकिन ये मानसिकता जो ऑस्ट्रिया का जो था ये बंद नहीं हुआ। कुछ समय के बाद अब घटना समझते हैं आराम से। सर्बिया के एक शासक थे, याद रखेंगे उस समय सर्बिया के शासक गैब्रिले प्रिंसेप, याद रखेंगे नाम, गैब्रिले प्रिंसेप। ये
सर्बिया के उस समय शासक थे जब ये घटना घट रहा है, युद्ध होने वाला है। और ऑस्ट्रिया का शासक का नाम है फ्रेंच जोसेफ, याद नाम रखेंगे। ऑस्ट्रिया के शासक का क्या नाम है? फ्रेंच जोसेफ। अब ये फ्रेंच जोसेफ और गैव्रिले प्रिंसेस में एक तरह से मनमुटाव हुआ। कब? 1904 में जब तुर्की पर अधिकार कर लिया था ये ऑस्ट्रिया, अब चाह रहा था इस पर भी अधिकार करें, लेकिन दोनों शासक आपस में एक मजबूती से सामना कर रहे थे। होता क्या है कि जैसे ही फ्रेंच जोसेफ का कार्यकाल या इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका उत्तराधिकारी मतलब बोलते हैं इनके बाद के युद्ध, इनके बाद में जो शासन में आने वाले जो नेता होते हैं, जो इनके पीछे आने वाले होते हैं उत्तराधिकारी, तो उनको कहते हैं उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी का नाम है फ्रांसिस फर्डिनेंड, याद नाम रखेंगे। एनसीईआरटी में कहीं कहीं नाम लिखा है आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, तो फ्रांसिस फर्डिनेंड या फिर आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। तो किनका उत्तराधिकारी है ये? फ्रेंच जोसेफ का। तो ये फ्रांसिस फर्डिनेंड, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, इनका पूरा नाम है फर्डिनेंड। तो ये होता है कि आप समझते हैं, जैसे ये फ्रेंच जोसेफ का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद आता है उत्तराधिकारी फ्रांसिस फर्डिनेंड, और यहाँ के शासक जो हैं गैव्रिले प्रिंसेप में एक तरह से संघर्ष होता है, मुकाबला होता है। और इसमें मुकाबला में क्या होता है इनको पहले ही पता है। आप जानते हैं छोटा सा कारण, कोई बड़ा सा भी कारण नहीं था प्रथम विश्व युद्ध होने का, छोटा सा कारण क्या था? एक तरह से यूरोप में हर देश चाहता था अपना वर्चस्व बनाने के लिए, छोटा छोटा संघर्ष, छोटे छोटे गुट में जो देश आपस में बट गए थे, ये छोटे से कारण एक बड़ा युद्ध को अंजाम दे दिया। इसलिए कहते हैं कभी भी हमेशा छोटे छोटे कार्य के कारण, छोटे छोटे कारण के कारण कभी भी आपस में मनमुटाव नहीं करना चाहिए, एक जाके बड़ा युद्ध का वो अंजाम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ इसको समझते हैं। तो फ्रांसिस फर्डिनेंड और गैव्रिले प्रिंसेप में अब संघर्ष होता है। होता क्या है अब घटना समझते हैं। 28 जून 1914, डेट याद रखेंगे, 28 जून 1914 बोहीमिया, एक कंट्री का नाम है यूरोप में, बोहीमिया की राजधानी साराजेवा एक जगह का नाम है, बोहीमिया की राजधानी साराजेवा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, तो साराजेवा नाम आप याद रखना है। और बोहीमिया, ये साराजेवा क्या है? बोहीमिया की राजधानी है। 28 जून 1914 को ये फर्डिनेंड जो साहब हैं, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, इनकी हत्या कर दी जाती है। किनके द्वारा? गैव्रिले प्रिंसेप के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं तो सर्बिया के शासक के द्वारा। जैसे इनका हत्या होता है तो पूरा खलबली मच जाता है ऑस्ट्रिया में। जैसे ऑस्ट्रिया में खलबली मच जाता है तो पूरी तरह से ऑस्ट्रिया में एक तरह से सन्नाटा का माहौल बन जाता है। और जैसे सन्नाटा का माहौल बनता है तो ऑस्ट्रिया बहुत समय तक कोशिश किया कि ये जो है सर्बिया जो है हमारे ये जो गलती किया है इसके लिए वो क्षमा याचना करे, या फिर इसके बदले कुछ हर्जाना दे, या फिर हमसे कुछ संधि करे, या फिर हमसे मुकाबला करे। ये सब ऑस्ट्रिया का मानसिकता था। लेकिन सर्बिया झुकने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इनका एक आत्म उनका जो एक मनोबल था वो नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो नहीं चाहते थे अपना मनोबल गिराने के लिए, इसलिए ये झुकने के लिए कोशिश नहीं किए और झुके भी नहीं। ऑस्ट्रिया भी थोड़ा शांत हो गया, चलो भाई जो हुआ हुआ, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन यही होता है कि बीच में दो देश के बीच युद्ध हुआ और तीसरा इंटरफेयर करने लगा। तीसरा कौन इंटरफेयर किया उसको समझते हैं। जर्मनी। ये यहाँ देखिए प्लस हम दे दिए। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया प्रथम विश्व युद्ध का कहानी। यहाँ तक तो मर गया था भैया, यहाँ तक जब ये मर गया, यही है इसका तत्कालिक कारण। पूछा जाता है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है, तो आपको बताना है कि फ्रांसिस फर्डिनेंड या आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की सेरोजेवा, ये जो सर्बिया के द्वारा जो हत्या हुआ उसको समझेंगे। कहाँ पे हुआ था? साराजेवा में। तो यही है बोहीमिया की राजधानी साराजेवा में फ्रांसिस फर्डिनेंड, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या होती है। कौन करता है? गैव्रिले प्रिंसेप, सर्बिया के शासक। यही इनके तत्कालिक कारण है। तो परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है खेल कि जर्मनी कैसे एंट्री करता है। जर्मनी ताक में था, यहाँ पे देखा कि एक कमजोर देश जो है ऑस्ट्रिया रो रहा है। ऑस्ट्रिया पश्चाताप कर रहा है कि हमने एक राजकुमार को खो दिया। इसका फायदा उठाता है जर्मनी। जर्मनी जाके बात करता है ऑस्ट्रिया से, क्या बात है, क्या समस्या है। ये देखा कि ये देश जो है थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। उस समय आप जानते हैं जर्मनी अपने पावरफुल में, अपने प्रभुत्व में आगे बढ़ रहा था। जर्मनी चारों दिशा से सब देश से पंगा ले रहा था, उस समय की घटना। तो जर्मनी धीरे धीरे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया से बात किया और धीरे धीरे क्या हुआ,
सर्बिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। बोला ऑस्ट्रिया अगर भाग नहीं भी लेगा तो हम लड़ेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी तभी एक है। और जर्मनी इसके सपोर्ट में आ गया। बोला आप पीछे पीछे आइए, आप पीछे से बंदूक चलाइए, मेरे कंधे पर रख के बंदूक चलाइए, बंदूक हम चलाएंगे। तो जर्मनी वहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, सर्बिया से संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ा। याद रखेंगे, जर्मनी किससे भिड़ने लगा, सर्बिया से। और आप इसके पहले घटना पढ़ चुके हैं कि जब 1904 में तुर्की पर अधिकार करता है ऑस्ट्रिया, उस समय से ही रूस का मनमुटाव होता है ऑस्ट्रिया के द्वारा। और ये जैसे ही पता चला कि जर्मनी जो है हम पे सर्बिया पर अटैक करने आ गया है, रूस का दिमाग वहाँ पे टनटना गया। जैसे रूस का दिमाग टनटना गया तो रूस भी सोचा कि अब जो है हम भी जर्मनी को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गुटबाजी बनना। तो याद रखेंगे, जर्मनी किनके सपोर्ट में आ जाते हैं, ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में, और सर्बिया के सपोर्ट में आ जाते हैं रूस। याद रखेंगे, रूस वो देश हैं जिनके पास अकेला लगभग 15 मिलियन सेना था। तो याद रखेंगे, और उस समय जर्मनी के पास भी ऐसे ऐसे बम थे, हथियार थे, जो किसी भी देश से वो मुकाबला कर सकते थे। उस समय रूस भी उनके मुकाबले ठहरते नहीं थे जर्मनी के मुकाबले, तो इतना पावरफुल जर्मनी था उस समय। और रूस भी पावरफुल देश था, अभी भी है, जानते ही है। लेकिन जब रूस जो है जर्मनी से संघर्ष करने के लिए तैयार हो गया, जैसे इसका बढ़ने लगा, तो सबसे पहले क्या हुआ, जर्मनी बोला अच्छा सर्बिया तुमसे हम बाद में निपटेंगे, पहले रूस का काम हम तमाम करते हैं। तो जर्मनी जो है एकदम फुल पावर में आ गया और किसको पछाड़ने लगा, सर्बिया को छोड़ दिया। बोला तुम तो छोटा सा देश हो, इतनी सा देश हो, तुमको तो उठा के फेंक देंगे, पहले हम रूस का हिसाब लेते हैं। तो जर्मनी क्या है, उसके बाद रूस का हिसाब लेने लगा। तो रूस से जैसे संघर्ष होने लगा, तो आप जानते हैं जर्मनी के बगल में एक उसी का पड़ोसी देश है फ्रांस। जर्मनी का पड़ोसी देश है फ्रांस। अब रूस उस समय क्या था, रूस और फ्रांस में एक तरह से मित्रता था, एक संधि हो चुका था, मित्र, इसलिए इसको कहा जाता है मित्र राष्ट्र। ये मित्र राष्ट्र में आते हैं। तो उस समय रूस और फ्रांस में एक अच्छा दोस्ती था दोनों देश में, और फ्रांस पड़ोसी था जर्मनी का। तो रूस बोला जर्मनी को, फ्रांस को बोला कि तुम्हारा एक पड़ोसी जो है हमसे युद्ध करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम सर्बिया के सपोर्ट में हैं, थोड़ा सा उसका हिसाब लो। फ्रांस बोला अच्छा हम देख लेते, पड़ोसी है, उठा के फेंक देंगे उसको। जर्मनी के पास चला गया, कौन? फ्रांस बोला कि तुमको रूस से भिड़ने के पहले हमसे भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि रूस हमारा मित्र राष्ट्र है, मित्र देश है, उनको हम कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग के बीच संधि हुआ करता है। तो ये कारण था। जर्मनी जो बोला अच्छा तुम रूस के सपोर्ट में हो, अच्छा रूस को तो बाद में मारेंगे, पहले तुमको मारते हैं फ्रांस को। अब फ्रांस से संघर्ष स्टार्ट हो गया, किसका? जर्मनी का। तो इतना पावरफुल जर्मनी था, किसी भी देश का वो सामना करने के लिए तैयार था, अकेले, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए उसको। बस ऑस्ट्रिया और हंगरी बस मुखौटा है, काम कर रहा था जर्मनी। तो जर्मनी क्या करता है, उसके बाद फ्रांस से पंगा ले लेता है। और जैसे फ्रांस से ये पंगा लेता है, आप जानते हैं फ्रांस जो है पड़ोसी देश है, किसका? जर्मनी का। अब जैसे ही जर्मनी सोचा पहले तो अब फ्रांस को मारेंगे, फिर रूस को मारेंगे, फिर सर्बिया को उठा के पटकेंगे। लेकिन ये जर्मनी जो है, अब जैसे ये फ्रांस पे अटैक करने के लिए सोचा, तो जानते हैं जब जर्मनी से फ्रांस जाएंगे तो उसके बीच में ही पड़ता है बेल्जियम। याद रखेंगे, बेल्जियम जो है जर्मनी से फ्रांस जाने के बीच में पड़ता है। अब जैसे ये बेल्जियम को क्रॉस करने लगता है, क्योंकि बेल्जियम तो बीच में, उसके बाद आपका ये पड़ेगा फ्रांस पड़ेगा, फिर से माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रिया। जर्मनी जो है आपका रूस से पंगा ले रहा है, रूस के सपोर्ट में आ गया फ्रांस। अब जब ये जो जर्मनी है, ये जो फ्रांस के साथ अब संघर्ष करने लगा, तो फ्रांस को जब मारने के लिए गया तो बीच में आ गया बेल्जियम। अब जब बीच में बेल्जियम आ गया तो सोचा पहले इस बेल्जियम को ही, बीच में जो है बेल्जियम को उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि बेल्जियम जो है एक तरह से सपोर्ट में था, किसका? फ्रांस का। अब जैसे ये बेल्जियम के क्षेत्र से गुजर रहा था, अब देखिए जैसे आप ही समझिए, आपके कोई दुश्मन देश या आपके कोई दुश्मन है वहाँ पे खड़े हैं, और बीच में आपके कोई दूसरा दुश्मन नहीं है, लेकिन वो रास्ते आप कभी नहीं गए हैं, आज अचानक वो रास्ते आपको जाना पड़ रहा है। इसका मतलब वहाँ पे जो आदमी खड़ा है वो सोचेगा आज इधर गोली बंदूक लेके इधर क्यों आ रहा है मेरी तरफ, इसका मतलब लगता है हमसे ये युद्ध करना चाहता है। तो मतलब जर्मनी का कोई भी दुश्मनी नहीं था बेल्जियम से, ये फ्रांस जा रहा था मारने के लिए फ्रांस को, लेकिन रास्ते में बेल्जियम पड़ गया और बेल्जियम के सामने ये गोली बंदूक लेके जा रहा था। जैसे ये बात पता चलता है इंग्लैंड को, अब देखिए ट्विस्ट कहाँ से आ रहा है,
यहाँ तो डेट को भी नजर रखेंगे। 8 अगस्त 1914 को जैसे इंग्लैंड, बाद में डेट को देख लेंगे, तो कहानी समझिए पहले। बाद में जैसे इंग्लैंड को पता चला, अच्छा ये तो हमारा जो पड़ोसी देश है, हमारा जो सहयोगी देश है बेल्जियम, उसको मारने जा रहा है कौन? जर्मनी। क्योंकि आप जानते हैं एक तरह से सपोर्ट में था, बेल्जियम के सपोर्ट में कौन था? इंग्लैंड। बेल्जियम के सपोर्ट में कौन था? इंग्लैंड। इसका मतलब इंग्लैंड बोल दिया तुम बेल्जियम के तरफ जा रहे हो गोली बंदूक लेके, उसको मारने के पहले तुमको पहले हमसे लड़ना पड़ेगा। अब जर्मनी तैयार हो गया, बोला बेल्जियम को बाद में मारेंगे, पहले इंग्लैंड तुम्ही को मारते हैं, ब्रिटिश आ जाओ, तुम मैदान में आ जाओ। अब ये जर्मनी जो है ब्रिटिश की ओर क्विट कर गया। बाद में जर्मनी पहले बोला बाद में हम सर्बिया मारेंगे, बाद में हम रूस को मारेंगे, बाद में हम फ्रांस को मारेंगे, बाद में हम बेल्जियम को मारेंगे, पहले मारेंगे तुमको। किसको? इंग्लैंड को। अब यहाँ एक घटना समझिए, उस समय की घटना आप जानते हैं, भारत पर अंग्रेजों का शासन था। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय इंग्लैंड जो है, ब्रिटिश जो है, भारत को एकदम लूट रहा था, चारों तरफ से भारत पर गुलामी का एक जंजीर कस दिया था। उस समय महात्मा गांधी जो थे, एक तरह से उन्होंने अपना निर्णय लिया कि सारे भारतीयों को उन्होंने युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने लगा, जो कि गलत है। अगर प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ के नेताओं जो नरम दल के नेता थे, इन्होंने सोचा यदि हम ब्रिटिश का सपोर्ट करेंगे, बात समझेंगे आप लोग, यदि हम, क्योंकि उस समय ब्रिटिश जो था इंग्लैंड पर शासन कर रहा था, गुलाम था भारत ब्रिटिश का। अगर वो सोचा यदि हम ब्रिटिश की ओर से लड़ेंगे, भारतीय सोचा, भारत का कुछ नरम दल का नेता, यदि हम ब्रिटिश की ओर से लड़ेंगे तो ब्रिटिश के नेता के प्रति हमारा जो है कुछ भावना जगेगा, कुछ इमोशन जगेगा और धीरे धीरे वो हमको आज़ादी दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश उतना आसान से छोड़ने वाला नहीं है किसी को, उनका नीति है शुरू से ही अलग अलग नीति अपनाते हैं। तो ब्रिटिश का ये मानसिकता था कि हमको सपोर्ट करने के लिए भारत आया, काहे? क्योंकि भैया हमको बेल्जियम को बचाना है, और बेल्जियम को बचाएंगे तो बेल्जियम इंग्लैंड सपोर्ट में आएगा, और इंग्लैंड सपोर्ट में आएगा तो फ्रांस सपोर्ट में आएगा, रूस सपोर्ट में आएगा, सब मिलके जाके जर्मनी को मार देंगे। तो ये भावना था। तो भारत को क्या करने लगा महात्मा गांधी? धीरे धीरे इस युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करने लगा। इसलिए महात्मा गांधी को कहा जाता है, सार्जेंट की भी संज्ञा दी गई है कि जो युद्ध में भर्ती करने वाला होता है उसको सार्जेंट कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा नीति हमको लगता है कहीं ना कहीं गलत था। अब आगे जो हो, आगे का घटना क्या है, लेकिन यहाँ ये नीति गलत था। बहुत आदमी यहाँ पे महात्मा गांधी के खिलाफ भी गए और कोई सपोर्ट भी गए। सपोर्ट में वही गए जो थोड़ा डरपोक टाइप के थे कि इंग्लैंड हमको सहानुभूति लेके, लेकिन जो उग्रवादी थे भगत सिंह लोग, वो लोग डरने वाले नहीं थे, वो युद्ध में भाग भी नहीं लिए। बोले तो हम तो पहले इंग्लैंड को यहाँ से खदेड़ेंगे, हमको क्या काम है वो बेल्जियम के सपोर्ट में जाने के लिए। तो इस तरह का भारत भी थोड़ा बहुत भाग लेता है प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन आखिरकार भारत जो होता है तटस्थ ही रहता है। तटस्थ का मतलब होता है ना उधर रहेंगे ना इधर रहेंगे, बस हम देखेंगे कौन जीत रहा, जिधर जीतेगा उधर ही जय हिंद कर देंगे, इस प्रकार के भावना था। तो और जिधर हारेंगे थोड़ा सा सहानुभूति दे देंगे। अब थोड़ा दिन के बाद क्या हुआ, थोड़ा समय के बाद क्या हुआ, जापान भी धीरे धीरे, सुदूर पूर्व के देश कहते हैं जापान को, याद रखेंगे सुदूर पूर्व, तो ये भी जापान भी इस युद्ध में भाग लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका, अभी इसको कहानी के माध्यम से समझेंगे, अमेरिका कैसे भाग लेता है, रूस कैसे निकलता है, उसको भी जानेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा हम भूमिका जाने, एक बार इनको रिवीजन थोड़ा कर दे ताकि आपको समझ में आए। याद रखेंगे, सर्बिया और ऑस्ट्रिया में संघर्ष होता है। ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो जाती है। जैसे हत्या हो जाता है तो जर्मनी को मिर्ची लगता है, जर्मनी सर्बिया से पंगा ले लेता है। जैसे जर्मनी सर्बिया से पंगा लेता है, रूस को मिर्ची लगता है, रूस आगे जाता है। जैसे रूस आगे आ जाता है, अब जर्मनी बोला बाद में सर्बिया को मारेंगे, पहले हम रूस को मारेंगे। जैसे रूस आगे आ जाता है, रूस को मारने के लिए, तो उसका एक सहयोगी देश है फ्रांस, जो कि जर्मनी का पड़ोसी देश है। रूस बोलता है फ्रांस को, देखो तुम्हारा पड़ोसी जो हमको मारने के लिए बार बार आ रहा है, उसको मारो जाके। फ्रांस जो है जर्मनी से युद्ध करने लगा। जैसे अब जर्मनी फ्रांस आता तो बीच में पड़ जाता है बेल्जियम के रास्ते से गुजर रहा था, तो बेल्जियम को लगा कि ये युद्ध हमसे करने आया है। अब जब बेल्जियम को लगा हमसे युद्ध करने आया, तो बेल्जियम भी भिड़ गया। और बेल्जियम का सपोर्ट में देश था इंग्लैंड, क्योंकि संधि हो चुका था पहले। अब इंग्लैंड बोला तुम बेल्जियम को बाद में मारना, पहले हमसे युद्ध करो। तो इंग्लैंड और जर्मनी में युद्ध होने लगा। जैसे इंग्लैंड भिड़ गया तो भारत के कुछ और भी सेना थे, भारतीय सेना भी थे, जो गांधी जी ने भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया, वो भी थोड़ा बहुत गए, लेकिन आखिरकार वो वापस लौट आते हैं।
उसके बाद जापान भी भाग लेते हैं, सुदूर पूर्व के कंट्री, फिर अमेरिका भी भाग लेते हैं। ऐसे ऐसे ये देश जो है युद्ध में भाग लेते हैं। आई होप आप पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे कि युद्ध का परिणाम, युद्ध का कारण क्या था और युद्ध हो रहा है कैसे, ये समझ गए होंगे। अब थोड़ा देखते हैं ये मित्र राष्ट्र। कई एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश हैं, तो ये सारे देश को नाम याद रखना है आपको। रूस याद रखना है, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम, जापान और अमेरिका। और इधर धुरी राष्ट्र का मतलब हुआ जो पराजित राष्ट्र होता है उसको धुरी राष्ट्र कहते हैं, क्योंकि ये आखिरकार ये हारते हैं। इनको केंद्रीय शक्ति भी कहा जाता है। नाम याद रखेंगे सर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एक ही है, और तुर्की और बुल्गारिया। ये तुर्की और बुल्गारिया जो है इधर से लड़ा था, क्योंकि तुर्की और बुल्गारिया पर ऑस्ट्रिया और जर्मनी पहले आधिपत्य कर चुके थे। अब तो इसकी ओर से लड़ना ही था, इसलिए तुर्की और बेचारा बुल्गारिया छोटा सा देश जो था जबरदस्ती इससे लड़ रहा था। आखिरकार ये किया कुछ ने, बाद में आत्मसमर्पण कर दिया, बोला हम युद्ध से भागते हैं। ऐसा घटना हुआ। अब थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा कहानी कि अमेरिका और रूस का थोड़ा मामला समझते हैं। जब युद्ध होते होते क्या हुआ, 1917 आ गया। 1914 से युद्ध स्टार्ट हुआ और 1917 की घटना आपको लेके आते हैं। 1917 में क्या होता है, रूस का युद्ध से अलग हो जाना। रूस सोचा कि इतना समृद्ध देश हम हैं और इस छोटे से कारण के चलते हमने इतने सेना को गंवा दिया। लगभग 6 लाख सैनिक रूस का मर गया। 6 लाख सैनिक युद्ध में मारे गए सैनिक। और रूस का युद्ध से अलग होना सबसे बड़ा कारण यही था कि रूस का जो सैनिक था 6 लाख, ये युद्ध में पूरी तरह से पराजित हो चुके थे और घायल हो चुके थे और लगभग 6 लाख सेना मर चुके थे। दूसरा बात हुआ कि जब रूस का सेना 6 लाख मर चुका था, तो उस समय रूस में होता है चुनाव, और बोल्शेविक पार्टी का चुनाव, जो बोल्शेविक पार्टी का जो नेता होता है वो सरकार में आते हैं। उसी का नेता का नाम सुनेंगे, लेनिन। तो लेनिन की सरकार, जब बोल्शेविक दल का नेता जो होता है लेनिन की सरकार जब आता है, वो थोड़ा समझदारी दिखाता है और इस युद्ध से वो अलग हो जाता है। सोचता है इतना सारा सेना हमारा मर गया, अब हम चुनाव करके आए हैं, अब हमको युद्ध नहीं करना है। इसके चलते जो हमको लोग विश्व हमको बोले कि हम डर गए, हम कायर हैं, तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन युद्ध जब होता है, याद रखेंगे, सैनिक ही नहीं मरते बल्कि आम जनता को भी दिक्कत होता है, गरीबी आता है, भूखमरी आता है, ये सारे आर्थिक संबंधी जो समस्या होता है वो देखने को मिलता है। इसलिए युद्ध कभी भी अच्छा परिणाम नहीं होता है। इसलिए युद्ध के बाद सदैव शांति ही हुआ है। यही कारण था रूस का युद्ध से अलग होना। लगभग 6 लाख सैनिक जो है युद्ध में मारा जा चुका था। और रूस में एक नया पार्टी का चुनाव होकर आता है, बोल्शेविक, लेनिन की सरकार आता है। उस समय उन्होंने वो निर्णय लेता है कि अब जो है हमको जर्मनी से संधि करना ही पड़ेगा। जर्मनी को लगा कि रूस जो है कायरता दिखा रहा है, रूस डर गया है, रूस की ये कमजोरी है। 1918 में रूस और जर्मनी के बीच संधि होता है। संधि में ये होता है, भैया तुम जो युद्ध में भाग काहे लिया, हम तो सर्बिया को मार रहे थे, तुम काहे आया बीच में, इसके चलते तुम हमको हर जाना दो। रूस देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन युद्ध अब हम नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे युद्ध हम नहीं करेंगे तो इससे क्या हुआ, रूस की जनता में काफ़ी एक मित्रता का भावना जगा कि हमारे देश जो बोल्शेविक पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने आकर युद्ध को बंद किया। अगर युद्ध होता तो हम लोग भी मारे जाते। इससे क्या होगा, वहाँ के जनताओं का सपोर्ट मिला रूस को, तो रूस इससे भी काफ़ी खुश था। और जो भी हर्जाना हुआ, जो भी क्षति हुआ, वो जाके उनको मिल गया। किनको? जर्मनी को दे दिया। और 1918 में याद रखेंगे रूस और जर्मनी का संधि होता है। यहाँ से इस फैक्ट को आप लोग समझ गए। अब हम देखते हैं जब इस तरह का संधि हुआ तो बाकी जितने भी युद्ध करने वाले जो देश थे उसके बाद, जैसे आप जानते हैं इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जापान, अमेरिका अभी तो भाग नहीं लिया है, क्योंकि 1917 में जब रूस युद्ध से अलग होता है तब जाके अमेरिका का एंट्री होता है। अब बताएंगे अमेरिका का एंट्री कैसे होता है, अभी थोड़ा रुकें। तो जैसे ही ये सब इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस देखा कि रूस जो है आत्मसमर्पण कर दिया और रूस जो है संधि कर लिया, इससे क्या हुआ, रूस का सैनिक में विद्रोह होने लगा कि हमारी सरकार क्यों नहीं आत्मसमर्पण कर रहा है। रूस इतने बड़े देश होकर भी आत्मसमर्पण कर दिया अपनी जनताओं की रक्षा के लिए, और हम लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक मर रहा है, इतना सैनिक दिन ब दिन फ्रांस का, इंग्लैंड का, बेल्जियम का, जापान का, सर्बिया का सैनिक मर रहा है दिन ब दिन। इससे क्या हुआ, सैनिक विद्रोह होने लगा आपस में। सैनिक विद्रोह होते होते क्या हुआ, यहाँ के जो आम जनता थे उनमें भी एक भावना जगने लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है रूस की तरह ही आंदोलन करें। 1905 का कांड आपको बाद में पढ़ाएंगे, रोटी दो का नारा, जो हम लोग भी कोई आंदोलन करते हैं और ये आंदोलन में रहेगा कि हमको युद्ध में भाग नहीं लेना है, हमारे भी शासक जो है युद्ध से अलग हो जाएं, ऐसा भावना था उसमें।
लेकिन जो राजतंत्र चल रहा था उस समय तो वहाँ का राजा का चल रहा था, तो इस समय युद्ध में वो लोग भाग नहीं चाह के भी भाग ले रहे थे। अब आगे की घटनाओं को समझते हैं, कैसे अमेरिका का एंट्री होता है और कैसे युद्ध अंत होता है, इसको भी समझेंगे, क्योंकि युद्ध अगर स्टार्ट किए हैं तो युद्ध को अंत भी करना है। अब 1917 की कहानी को हम लोग फिर से समझते हैं। अब जानते हैं कि जर्मनी के जो यू नौका था पश्चिमी बंदरगाह पे, याद रखेंगे, जर्मनी के, यहाँ लिखे हैं जर्मनी की यू नौका पश्चिमी बंदरगाह ने, जो जर्मनी के यू नौका, एक नौका का नाम था, मतलब एक तरह से पनडुब्बी का नाम था यू नौका, याद रखेंगे नाम यू नौका, यू नौका। जर्मनी के यू नौका जो पनडुब्बी था ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले लुसितानिया, याद रखेंगे, जर्मनी का मानसिकता था हमेशा किसी से मुकाबला करना, टक्कर लेना। आप जान रहे हैं यहाँ पर कि रूस निकल चुका है, फिर भी इसको लगा था, एक मिर्ची लगा था कि हम ये सारे देश को मारेंगे ही। तो जर्मनी क्या क्या एक तरह से हमेशा चाहता था किसी न किसी तरह हमको छेड़े कोई। तो जर्मनी का यू नौका जो पश्चिमी बंदरगाह पर, बस जर्मनी के यू नौका ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले, तो ब्रिटिश बंदरगाह का मतलब डॉकयार्ड, जहाँ पर बहुत सारे शिप जो होते हैं सामान को लेकर एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, सामान को पहुँचाते हैं, उसको बंदरगाह कहते हैं। तो जर्मनी का यू नौका क्या किया, जो जर्मनी के यू नौका ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले, जो ब्रिटिश थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है लैंग्वेज का कुछ इशू है, जर्मनी के यू नौका ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले, हाँ ठीक है। तो जर्मनी जो ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जा रहा था, जैसे आप जानते हैं, मान लीजिए ये ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश है, और उधर से जर्मनी का यू नौका जा रहा है, इधर से यू नौका, जैसे जर्मनी का यू नौका ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले एक जहाज था, उस जहाज का नाम क्या था, लुसितानिया, जो कि अमेरिका का जहाज था, उसको जर्मनी क्या क्या उड़ा दिया। जैसे जर्मनी उसको उड़ाया तो उस पर था अमेरिका का जनता बैठा था। अब देखिए अभी तक अमेरिका इसमें भाग नहीं लिया था। जैसे जर्मनी के यू नौका जहाज ने ब्रिटिश बंदरगाह की ओर जाने वाले जो लुसितानिया जहाज था उसको सोचा कि ये तो ब्रिटिश का है या फ्रांस का है, सोचा कहीं ना कहीं हमारे दुश्मनी देश का है। लुसितानिया नाम का एक जहाज था, उसको उड़ा दिया। जैसे लुसितानिया जहाज को ये उड़ाया, यूएसए जो अमेरिका है वो चिंगारी में भड़क गया कि हमारे पब्लिक को तुम कैसे मार दिया। लुसितानिया जो जहाज है अमेरिका का जहाज है, तुम सोच लिया वो ब्रिटिश बंदरगाह की ओर जा रहा है तो ब्रिटिश का हो गया, ऐसा नहीं है। लुसितानिया जहाज जो है अमेरिका का है और इसमें अमेरिका का आदमी बैठा था संयोग से, तो यूएसए का जहाज है लुसितानिया। जैसे अमेरिका के सेना जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, पता चला कि अरे ऐसा कांड हो चुका है कि हमारा जो जनता, हमारा जो आम लोग हैं इनको मारा गया। कौन मारा? जर्मनी मारा। तो आज होता है क्या है, अमेरिका का एंट्री हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध में। और 1917 में जो है 1917 याद रखेंगे डेट, 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेते हैं कौन? अमेरिका। और उसके बाद होता है काम स्टार्ट। उसके बाद होता है सैन्य अभियान। सैन्य अभियान का मतलब हुआ 3 देश जो मुख्य देश थे, हम यहाँ लिखे हैं। सैन्य अभियान में कौन कौन से थे आपके? फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका। ये सैन्य प्रैक्टिस पहले से ही कर चुके थे, पहले से सैन्य अभियान में ये सब मित्र राष्ट्र में आते थे। तो इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, जैसे अमेरिका का एंट्री हुआ ये दोनों देश का कॉन्फिडेंस हाई हो गया और ये दोनों देश इतना तबाही मचा दिया, इतना बमबारी किया, गोली चलाया, बंदूक चला, इतना हथियार से प्रयोग किया इन देशों पर कि धीरे धीरे क्या होने लगा, युद्ध से देश सब भागने लगा। और याद रखेंगे जो यहाँ पर संधि हुआ था 1882 में कि इटली जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के साथ है। 1915 में ही जर्मनी, 1915 याद रखेंगे डेट को, 1915 में ही इटली इसके साथ था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। 1915 में जो है इटली जो है मित्र राष्ट्र के साथ आ जाते हैं। तो पूछता है प्रश्न कई परीक्षा में, इटली जो है 1915 के बाद किन देश के साथ लड़ा है? तो याद रखेंगे मित्र राष्ट्र के साथ जो है इटली भाग लिया था और इनके विरुद्ध में खड़ा हो गया। काहे भाग खड़ा हुआ ये भी समझाते हैं आपको। जब ये संधि हुआ था, त्रिकूट का संधि, तो इटली जबरदस्ती इसमें जुट गया था। मन नहीं था इसके साथ गुटबाजी करने के लिए। काहे? क्योंकि अगर हम इसके साथ गुटबाजी कर लेंगे, क्योंकि हमारा कुछ हिस्सा जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी ले लिया है
और बिस्मार्क जो है चाह रहा है फ्रांस के अगेंस्ट आक्रमण करने के लिए। हम क्या करेंगे, इसी बहाने से क्या करेंगे, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी से अपने जगह को ले लेंगे। ये एक तरह से मन नहीं था इसके साथ रहने के लिए, फिर भी इटली जो है त्रिगुट की संधि कर ली थी। आखिरकार बाद में जब पता चला कि हमको वो जगह मिल ही गया है, तो 1915 में क्या हुआ, इटली जो है उससे अलग होता है और इसी के खिलाफ, किसके खिलाफ, यही त्रिगुट में जो मिला है जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी, इसके खिलाफ युद्ध छेड़ देता है और इटली हो जाता है मित्र राष्ट्र की तरफ। तो याद रखेंगे, धुरी राष्ट्र मतलब जो हारा हुआ राष्ट्र है, केंद्रीय शक्ति उसी को कहते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एक है, तुर्की और बुल्गारिया, बस इतना ही देश है। 1915 में मित्र राष्ट्र में ही आ गए इटली। तो ये आई होप आप ये समझ गए होंगे। धीरे जब अमेरिका आता है सैन्य अभियान में, तो सबसे पहले आत्मसमर्पण कौन करता है, आपका सबसे पहले भागता है ऑस्ट्रिया, जिसके साथ युद्ध ही स्टार्ट हुआ था। ऑस्ट्रिया हंगरी सबसे पहले भागता है क्योंकि हम अब नहीं पार पाएंगे इन लोग से। उसके बाद भागता है आपका तुर्की, धीरे धीरे तुर्की भागता है। उसका बुल्गारिया बोलता है हम क्या चीज़ है, हमको यहाँ से भागना है। जब रूस निकल गया उधर से, तो हम लोग क्या करेंगे, तुर्की निकल गया, बच गया अकेले जर्मनी। जर्मनी का इतना ये लोग हालत ख़राब किया कि जर्मनी की हालत जर्जरा गया। और जर्मनी में ही एक याद रखेंगे, उसी समय एक हिटलर, जर्मनी के चांसलर हिटलर, याद रखेंगे नाजीवाद के थे, वो समर्थक भी थे, नाजीवाद पार्टी के वो नेता भी थे हिटलर जर्मनी के। तो हिटलर जो उस समय था, हिटलर का भी हालत ख़राब हो गया। उस समय आप जानते हैं कि ब्रिटिश को थोड़ा दया लगा और सोचा चलो हिटलर तुम लोगों को थोड़ा सा इंजेक्शन दवाई लगा के तुमको जर्मनी भेज देते हैं, ठीक से रहो। और वही जब जर्मनी का हालत ख़राब कर देता है और पूरी तरह से लास्ट में आखिरकार 11 नवंबर 1918 को जाकर आत्मसमर्पण ये भी करता है जर्मनी कि अब जो है हम भी युद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि अमेरिका से हम पार नहीं पाएंगे भाई, अमेरिका मार के खदेड़ दिया हम लोगों को। तो इस प्रकार जाके प्रथम विश्व युद्ध का अंत होता है। बाद में सारे देश जो है इसमें युद्ध का सबसे बड़ा कारण समझता है जर्मनी को। सही वास्तविक बात है, क्योंकि युद्ध तो स्टार्ट हुआ था सर्बिया और ऑस्ट्रिया में, थोड़ा सा जर्मनी ही स्टार्ट कर दिया। तो सारा जो जुर्माना जो है, सारा जो क्षतिपूर्ति है जितना युद्ध में हुआ, इसी के बाद होता है वर्साई की संधि। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण संधि हुआ है जिसमें जर्मनी को एक तरह से पंगु बना दिया। पंगु मतलब हाल बेहाल कर दिया हालत। यही जर्मनी इतना गिर गया कि उठ नहीं पाया बहुत समय तक, काफ़ी समय तक यहाँ पे गरीबी रहा। लेकिन याद रखेंगे, वही जर्मनी में जो हिटलर थे, जो अंग्रेजों ने उनको छोड़ दिया था कमज़ोर समझकर, वही हिटलर बहुत समय के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो वही हिटलर फिर इतना मजबूत अपने आप को बनाता है, इतना बड़े चांसलर बनते हैं वो कि द्वितीय विश्व युद्ध करने के लिए फिर वो खड़े हो जाते हैं और अंततः फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध भी हम पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाने के बाद वो पढ़ना जरूरी है, इसलिए आप लोग क्लास को देखते रहे कंटिन्यू। ऐसे ऐसे जब फिर घटना होते हैं, फिर जाके प्रथम विश्व युद्ध पूरी तरह से समाप्त होते हैं। आई होप पूरी तरह से आप लोग इसको समझ गए होंगे, पूरे पैकेज को आपने समझा होगा और मज़ा भी लगा होगा पढ़ के। तो इसको 2-4 बार देखें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर लाभ हो रहा है वास्तविक में तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद जो हैं उनको ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं कि घर बैठे वो इतने अच्छे कंटेंट अगर उनको मिल रहा है तो वो भाग्यशाली है जो इनको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहे हैं। तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।